अ, वर्ष 1992 या 94 की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से एक अंग्रेजी पत्रकार की वार्ता हुई थी, इंटरव्यू हुआ था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा था, वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। यानी हम शासन की कला सीख रहे हैं कांग्रेसियों से। तो पहले तो मैं चौंका, क्योंकि हम लोग तो अटल जी को बहुत ही परिपक्व और गंभीर इस रूप में देखते थे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा, ये तो बड़े खिलंदड़ राजनेता का वाक्य था कि हम जरा सीख रहे हैं आर्ट ऑफ गवर्नेंस। इसके बाद ही 1997 में हमने दिल्ली के एक प्रसिद्ध दैनिक, उसका नाम ले लें जनसत्ता के लिए, आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी का एक इंटरव्यू लिया था। संपादक हमारे मित्र थे और उनको उनके कहने पर लिया था। फिर उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं छापा, क्योंकि वो स्वयं संघ भाजपा के समर्थक थे। और उसमें हमने केडिया जी से पूछा था कि ये लोग तो बड़े भोले और बड़े ही सीधे दिखते हैं और कांग्रेसी तो महाधूर्त दिखते हैं, तो वो तो इनको कभी भी पावर में आने नहीं देंगे, ये लोग तो कोई चाल ही नहीं चलते। तो केडिया जी ने उसमें इंटरव्यू में हंस के कहा था कि आप लोग कुछ नहीं जानते, इतने वर्षों से इनसे जुड़े रहकर भी मौका लगने पर जो हैं वो कांग्रेसियों से बहुत आगे सिद्ध होंगे। संघ वालों को भी कहा था उन्होंने और भाजपा को भी। तो स्थिति अब धीरे धीरे मुझे स्पष्ट हो रही है। उनको तो 97 में दिखता था। 97 काल से आज से 30 साल पहले प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी जो देख रही थी, जान रही थी, बावजूद इसके कि वो राजनीति में नहीं एकेडमिक्स में है, लेकिन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से या शांत चित्त से जो वो देख रही थी, वो मैं नहीं देख पा रहा था। शायद कुछ आकुल चित्त रहा हो, लेकिन अब साफ दिख रहा है। लेकिन जो दिख रहा है उससे प्रसन्नता नहीं हो रही है। कहाँ तो मुझे लगता था कि ये तो बड़े सीधे हैं, इनको तो कांग्रेसी यूं ही चुतिया बना देंगे, दबा लेंगे, क्या है ये। और कहाँ अब लग रहा है कि ये तो उनके पिताजी हैं, ये तो उनके बाप हैं कांग्रेसियों के। लेकिन इससे मुझे खुशी होती अगर ये कांग्रेसियों के बाप निकलते, पर किसी बड़े प्रयोजन के लिए। हमने सोचा था कि इनके प्रयोजन निश्चित ही बड़े हैं और केवल इनको थोड़ी सी कांग्रेसियों वाली चालाकी नहीं आती। राजनीति में कभी कभी आवश्यक होती है, लेकिन इनको चालाकी तो कांग्रेसियों से बढ़ चढ़कर आती है, अब ये दिख रहा है, पर प्रयोजन बड़े नहीं है। तो मेरी मूल चूक उल्टी थी। इनको कांग्रेसियों जैसा छलबल नहीं आता, ये जो मेरी समझ थी ये तो गलत थी ही। इनके प्रयोजन निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही हैं, ये समझ और भी गलत निकली और इसलिए मेरे लिए बहुत ही आघातकारी है, मेरे हृदय पर आघात। क्योंकि मैं तो संघ को बहुत सबसे अच्छा राष्ट्र भक्तों का संगठन मानकर गया था और इन लोगों को भी बड़े ही पवित्र, राष्ट्र के लिए समर्पित भोले लोग मानता था। और मोदी जी को भी हमने यही माना था, राष्ट्रभक्त हैं, माना कि ये खिलाड़ी हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो अपने खेल का, अपने राजनीतिक कौशल का, छलबल का, चतुराई का, परिश्रम का, बुद्धिमत्ता का उपयोग देश के हित में करेंगे। रक्षा के मामले में, सरकारी खजाने को पुष्ट करने के मामले में, कई चीजों में शासन को भी थोड़ा सुगम, जिसे वो ईज ऑफ गवर्नेंस कहते हैं, उसके मामले में भी उन्होंने किया, भी बहुत काम किया। डायरेक्ट जो पेमेंट हो जाता है तो बहुत से लोग जिनका शोषण होता था, किसानों का, मजदूरों का, छोटे लोगों का, छोटे व्यापारियों का, जिन जो जो सरकारी सब्सिडीज मिलती थी उसमें जो छल होता था, हर स्तर पर छल होता था, वो सब रोक दिया। उसके लिए मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ा है, लेकिन बड़ा प्रयोजन नजर नहीं आता। समाज को कम से कम तोड़े नहीं, एक रखें। और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में एक उसके स्तर बनाने के लिए इनके इनके भीतर विकलता हो, बेचैनी हो। बातें तो कांग्रेसी इनसे भी बढ़ चढ़कर करते थे, अथवा ये उनसे बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, तुलना बड़ा कठिन है। वो भी खूब भारतीयता की बात करते थे। बीच बीच में वेद के बड़े बड़े पंडितों को कांग्रेसियों से संबंध थे, वो उनके विद्यालय चलाने को पैसे देते थे। संस्कृति मंत्रालय में भी मैंने देखा बहुत अनुदान, बहुत शिक्षा मंत्रालय से बहुत अनुदान। तो उधर
यूरो अमेरिकी अथवा सोवियत संघ का पहले कल्चर भी आ रहा था, और साथ ही परंपरागत पढ़ाई को भी जो उनके परिचय में थे खूब पैसे देते थे। तो ये तो कोई लक्षण नहीं था कि ये वास्तव में देश को बड़ा या देश को अपने स्व में स्थित, स्वभाव में स्थित बनाने की इच्छा न कांग्रेस में दिखती थी न भाजपा में। इसका आज का ताजा संदर्भ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे नितांत अक्षम और अयोग्य और दुष्ट व्यक्ति ने, और उससे भी बड़ी टिप्पणी यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के लायक आज तक इनको कोई बुद्धिमान, कोई योग्य, कोई भारतीय ज्ञान और विदेशी शिक्षा दोनों का जानकर कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। कोई भी व्यक्ति नहीं मिला इनको। कहीं वो स्मृति ईरानी मिलती हैं, कहीं को एक कवि सज्जन मिलते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। हाँ, कविता थोड़ी है ये शिक्षा। शिक्षा तो ज्ञान है, कविता साहित्य उसका एक बहुत छोटा अंश है। और अब ये धर्मेंद्र प्रधान मिले हैं, एक अक्षम, अयोग्य, शिक्षा के विराट भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्ञान प्रवाह से अपरिचित अयोग्य व्यक्ति को आपने शिक्षा मंत्री बनाया, और ऊपर से वो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहा है और इतने गिमिक्स खेल रहा है कि हम एयरफोर्स के जरिए पेपर भेजेंगे, और समाज के विषय में आप ये बयान देते हैं कि साहब जो है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, अनारक्षित वैश्य हैं, ये तो कई 100 साल से या 1000 साल से बड़ा अन्याय कर रहे हैं ओबीसी के साथ। यानी आहिर, काची, कुंभी, पटेल, चौधरी, लोहार, बड़े बड़े बढ़ई यानी शिल्पी और वैश्य जातियों के साथ, जो अनारक्षित वैश्य हैं वो सब वैश्य जातियां हैं उनके साथ, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ तो खैर पहले से ही कांग्रेस ही चला रही थी, आपने नया जोड़ दिया। तो आप तो समाज की बात, जब से हमें होश आया, संघ को जब से जाना, तब से समाज समाज राष्ट्र यही रखते थे। आप तो राष्ट्र को तोड़ते, समाज को तोड़ते दिख रहे हैं। और जब उन लोगों ने अपनी बात को कहने की इच्छा की, प्रयास किया कि भाई हमारी सुनो, और जो सबसे शांत और गंभीर लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और अनारक्षित वैश्य, उनके प्रदर्शन को आपने 3 बार रोका। एक बार तो अनुमति दे दी, फिर एक दिन पहले रद्द कर दिया, कितने तरह से व्यवधान डाला। और ये जो नितांत दयनीय, सचमुच काक्रोच किस्म के लोग हैं, जिनको देखने से ही दया आ रही थी। कुछ लड़कियां उसमें थी हमारे गांव में, एक बहुत गरीब लड़की थी बेचारी, तो वो क्या करती थी कि लोगों की गाय वाय, हम लोगों की भी गाय चरा देती थी, भैंस चरा देती थी। तो वो यहाँ तक खड़ुआ पहनती थी, उसको खड़ुआ कहते हैं नीचे से, और बंडी हाफ। तो उसी तरह की खड़ुआ बंडी पहने थी। लग रहा था कि ये गांव की कोई गाय चराने वाली लड़कियां हैं। मूर्ख चेहरे से ही जिनके मूर्खता साकार टपक रही थी, ऐसे नितांत मूर्ख, दयनीय, बुद्धि से साक्षात दरिद्र दिखने वाले लोगों को आपने इतने स्वागत से हवाई अड्डे से पहले ही बता दिया कि देखिए जंतर मंतर में आपके लिए जगह सुरक्षित है। रेलवे स्टेशन में भी उनकी सेवा में सूचना दे दी कि कोई आपत्ति नहीं है ना, नो ऑब्जेक्शन है अगर आप जंतर मंतर में करें। और फिर उनका प्रदर्शन चल गया, और वहां जितने वो थे ससुरे, उससे ज्यादा तो आपके समर्थक यूट्यूबर थे। बहुत से समर्थक जो थे भाजपा के, वो कोई किट लेके गया था, कोई कुछ, उनका मखौल उड़ाने। ठीक ही है, हमने तो कहा ही था कि जनता को विरोध करना चाहिए इन काक्रोचों का, लेकिन शासन ने सहयोग दिया। तो ये सहयोग शायद इसलिए दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना इतनी हास्यास्पद बात दिख जाए कि अरे ये मूर्ख, हर तरह से दयनीय, दीनहीन ये मांग कर रहे हैं, ओहो तो वो लोग भी ऐसे ही कुछ हैं क्या? यानी आपने एक राष्ट्र के विषय में, भावी पीढ़ी के विषय में जो अत्यंत गंभीर प्रश्न था, जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, शिक्षा जैसा पवित्र मुद्दा, उसको आपने योजना पूर्वक उपहास का विषय बना दिया। आपने इन काक्रोचों को उस विषय पर उतार दिया ताकि लोगों को लगे कि अच्छा ये काक्रोचों का विषय है। प्रधान का इस्तीफा मांगना, शिक्षा के विषय में त्याग पत्र की मांग करना, शिक्षा संबंधी भ्रष्टाचार का विरोध करना, तो ऐसे ही छोकरों का, आवारा बेरोजगार किस्म के लोगों का, जो कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ठीक ही कहा था कि भाई इस तरह से काक्रोच की तरह ही। तो एक सहज रूप से भाषा की बात थी,
उसमें कोई योजना पूर्वक कही गई बात थोड़ी थी, एक तिरस्कार था कि भाई चाहे जो कहते रहते हैं, चाहे जो लिखते रहते हैं, कोई गंभीरता नहीं। तो ये तो सचमुच का आक्रोश है। तो आपने देश के सबसे गंभीर और जीवन में पवित्रता का, शिक्षा में पवित्रता का आग्रह करने वाले कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त नागरिकों की इतनी गंभीर मांग को इन सचमुच के आवारा बेरोजगार से दिखने वाले छोकरों के समतुल्य बना दिया। साफ साफ दिख रहा था कि कोई सहयोग तो शासन का मिल रहा है। अब ये सहयोग संयोग है कि प्रयोग, ये आगे कुछ दिनों में पता चलेगा। तो बस अभी आज इतना ही कहना है। अब शैलेंद्र जी बोलेंगे। आदरणीय पंकज जी ने कहा कि ये कॉकरोचों के प्रति उनमें दया भाव उत्पन्न होता है। मैं, आप सब इस जीव से परिचित हैं। हम इसको तिलचट्टा कहते हैं और इसका स्थान जो है, प्रमुख स्थान शौचालय है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भारत जैसे देश में, जहां साहित्य उत्तम है, उच्च कोटि का है, जहां लोग नाम रखते हैं इतना सोच समझकर, चाहे वो किसी मनुष्य का नाम हो, उसके बच्चे का नाम हो या संगठन का नाम हो, मुझे तो उस खोपड़ी समझ नहीं आती, उस खोपड़ी में कि क्या रखा हुआ है, जिसकी उपज है कॉकरोच जनता पार्टी। यदि आपको कुछ उपहास ही उड़ाना था तब भी अच्छे शब्द मिल सकते थे आपको, लेकिन आपको नहीं मिले। ये तिलचट्टा आपने ढूंढ लिया, जो कि सबसे गंदा जीव माना जाता है सृष्टि में। इसके लिए कोई काला हिट, कोई लाल हिट लेकर के घूमता रहता है घरों में और ये प्रयास करता है कि हमारे घर में न दिखे, और आपने वो नाम रख लिया। आपका उद्देश्य देखिए क्या है। आपका उद्देश्य है कि हमारे तो वो समर्थक होंगे या अनुयायी होंगे या साथ वाले होंगे जो आलसी होंगे, जो बेरोजगार होंगे। पंकज जी प्रकांड पंडित बैठे हुए सामने, एक श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्य महारिपु। तो हमारे ऋषि मुनियों ने आलस्य की कितनी निंदा की है, यहां उल्टी खोपड़ी वाले लोग आलस्य की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने घृणास्पद, जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला नाम और वैसा उद्देश्य। अब आप और एक बात सुन लीजिए, उससे और आपको पता चल जाएगा कि ये हैं किस कोटि के जीव। इनके जो नायक हैं, जिनको ये केंद्र में रखते हैं, उनमें से एक का नाम है शर्जील इमाम और एक का नाम है खालिद। ये दोनों जेल में बंद हैं। एक ने दिल्ली दंगे में अपना सहयोग दिया था, दंगों का कारण बताया गया है कि वह है, और आज तक उसको छोड़ा नहीं गया जेल से। और दूसरे ने कहा कि सिलीगुड़ी के पास जो चिकन नेट हम काट देंगे। इससे बड़ा देशद्रोही कौन होगा। और उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये दोनों ही इस पार्टी के नायक हैं, आदरणीय है, पूजनीय है। तीसरी बात, ये जो कुल मिला के ये भीमटे हैं, क्योंकि ये जो लड़का आया है अमेरिका से, उसने अमेरिका में घोषणा कर दी जय भीम, कि जय भीम के नारे के साथ मैं भारत जा रहा हूं। तो ये भीमटे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। चौथा तत्व क्या है। चौथा तत्व है कि जो आपके समाज में बिल्कुल ही त्याज्य, बिल्कुल ही जिसको कहा जाए आप कोई घास नहीं डालेगा, चाहे वो LGBTQ हो, चाहे वो समलैंगिक हो, पता नहीं क्या हो, वो सब इसके समर्थक माने जाते हैं। कुल मिलाकर जो ये संस्करण बनता है भारत का, वो पश्चिमी रोक है जिसको भारत में रोपा जा रहा है। और यदि राजनीतिक पार्टियों का आप पूछेंगे तो इसमें प्रत्यक्ष जो पार्टी इसमें सम्मिलित है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसी के नेता वहां नेता बन रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या जानना है। हमारे लिए जानने की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उस सरकार ने इसके साथ इतना सहयोग क्यों किया। चारों ओर टेलीविजन चैनल पे और वीडियो पे आप सुबह से देख लीजिए, एक से लेकर अनेक
सबने ये कहा है कि ये बहुत बड़ा फ्लॉप शो है, डिजास्टर है, अर्थात ये कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कुल मिलाकर कुछ 100 प्राणी जुटे, क्योंकि इनका नारा था कि हमें तो 22 मिलियन हमारे फॉलोअर हैं, सब आ जाओ। तो आए कितने? बताते हैं कि 200, 300 या 400 लगा लीजिए, इससे अधिक नहीं थे। उससे दुगनी संख्या तो पुलिस वालों की थी वहां पर। मैं दिल्ली में 40 साल रहा हूं, जंतर मंतर कोई जगह ही नहीं है जहां बहुत लोग आ सके। वो रोड है, रोड के बगल में थोड़ी सी जगह है, वहां तो 2-4 हजार आ जाए तो लगेगा पता नहीं कितनी भीड़ जुट गई है, वहां जगह नहीं है। इसलिए पुलिस वालों के कारण और मीडिया की उपस्थिति के कारण आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ लोग होंगे। और पंकज जी ने बहुत मार्के की बात की है कि उनमें जो लोग जुटे थे, जो अपने आप को युवा मानते हैं, वो मूर्खों की श्रेणी के युवा थे। कई लोगों से तो यह पूछा गया कि भारत के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, तो शिक्षा मंत्री का नाम नहीं बता पाए। शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र मांग रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा मंत्री का नाम भी नहीं पता है। तो इससे अनुमान होगा कि ये जो कहते हैं ना बैक बेंचर विद्यार्थी, क्योंकि जो सचमुच योग्य छात्र होंगे वो क्यों आएंगे इस काम में। अब अंतिम बात मेरी यह है कि जब अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग जो था, अनारक्षित वर्ग जो था, या जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, उन्होंने जब मांग की थी उसी दिल्ली में रामलीला मैदान में, और आपने अनुमति दी थी और उनको दौड़ा दौड़ा कर आपने पीटा, और आज के इस जो निकला आपका आंदोलन हो रहा है उसके स्थान के लिए बताया जाता है कि उन्होंने परमिशन भी नहीं मांगी थी। पुलिस ने स्वयं कह दिया कि हां आप आइए और यहां पर आप धरना दीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि ये भारत सरकार ने इसको स्वयं करवाया है, तभी इतना सहयोग दिया। अन्यथा 200-300 लोगों को क्या मतलब है दिल्ली में? वो तो 10-20 पुलिस वाले 2-4 झापड़ मारते हो, सब चले जाते अपना रास्ता पकड़ के। और कहा यह भी गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं, अरे देखिए ये सरकार कितनी मजबूत है कि आज सवेरे से दिल्ली छोड़कर प्रधानमंत्री भी चले गए और गृह मंत्री भी चले गए। ऐसा उन्होंने संदेश दिया है कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, 2-4 हजार लोग भी आ जाए तो उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन अंतर तो पड़ता है, आपको खूब अंतर पड़ता है। प्रकारांतर से आप देशद्रोहियों को, आप नालायकों को, आप हिंदू द्रोहियों को प्रश्रय देते हैं। और जो मैंने सुना है कुछ लोगों से, कुछ जो जानकार लोग हैं वो सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक, गारंटीड समर्थक जो है वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उनको कहा, सरकार ने मन में सोचा कि इसके विरोध करने न करने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, ये तो कल भी हमारे ही हैं। लेकिन जो नहीं है उनके लिए हम संदेश देंगे सारे संसार में कि देखिए हम कितने उदार हैं। हमको जो जूता मारता है या हमको जो गाली देता है, हम उसको भी संरक्षण देते हैं, उसको भी स्थान देते हैं। और ये वही सकपाल वाले लोग हैं, संविधान वाले लोग हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये आंदोलन ही कराया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, क्योंकि 2014 से जो लोग जानकार हैं, जो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को, वो जानते हैं कि इस देश में कितनी भी मांग होगी तो मोदी अपने मंत्री को नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनको दबाव पसंद नहीं है, वो दबाव की राजनीति पसंद नहीं करते। तो हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किया हो, अब बता भी दिया हो कि देखिए तो टाटा फिस हो गए, 200 लोग जुटे हमारे विरोध में, इसका कोई मतलब ही नहीं। अंतिम बात जो सबसे बड़ी बात है मेरी दृष्टि में, वो है शिक्षा कहां खो गई। इस सरकार में शिक्षा एक कैजुअलिटी है, वो शिकार है, वो पीड़ित है। प्रकाश जावड़ेकर से लेकर और आज तक एक भी शिक्षा मंत्री ढंग का मोदी ने नहीं बनाया। मोदी जी को जब जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना था तो नेताओं से बाहर चले गए, उन्होंने बना लिया। अश्विनी वैष्णव आईएएस है, उनको उन्होंने योग्य माना, 2-3, 4-4 मंत्रालय देते हैं। तो क्या आपको शिक्षा के लिए 140 करोड़ के देश में एक व्यक्ति नहीं मिला आपको? इसका अर्थ है कि या तो आप रुचि नहीं लेते हैं या इसका कोई महत्व नहीं देते शिक्षा को आप, और शिक्षा को आपने रसातल में फेंक दिया है।
और आज का जो ये शो है तो निश्चित रूप से फ्लॉप शो है, लेकिन जो भारत में संदेश जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और भयंकर है, क्योंकि लोगों में यह संदेश जा रहा है कि सरकार हमारे करियर के लिए चिंता ही नहीं कर रही है। और इस पर 2 वार्ताएं तो हमने की है इसी मंच से, एक पंकज जी ने भी की है। और कुल मिला के आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये जो परीक्षा हो रही है और ये सारे किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, युवावस्था के बच्चे होते हैं, उनके मन में यदि ये भाव घर कर जाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो ये देश के लिए शुभ लक्षण नहीं है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और उसी के साथ जोड़कर देखिए आप, ये अभी 3 दिन पहले ही घटना है कि पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट में गोलियां चल रही। मतलब कोई कल्पना कर सकता है कि जो शिक्षा दे रहा है, शिक्षक है, वो बंदूक चलवाएगा? तो फिर आपकी जो ये पारंपरिक औपचारिक आपके संस्थान है, शिक्षा के केंद्र, उसका कोई अर्थ नहीं रहा ना। नहीं तो आप में साहस होता, आप एक भी कोचिंग को नहीं चलने देते, आप उसको बंद करा देते। लेकिन मैं तो भारत सरकार में रहा हूं, मैं जानता हूं भारत सरकार इनकम टैक्स लेती है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सरकार पैसे कमाती है, तो कैसे बंद करेगी? और आज कोचिंग इंस्टीट्यूट वस्तुतः माफिया है, वही पेपर लीक करवाता है। और इतनी स्थिति दयनीय हो गई हमारे देश में। तो मुझे लगता है हम लोग अपने मंच से ये संदेश दे रहे हैं कि ये जो सरकार ये काम कर रही है ये बिल्कुल अनुचित है। भारत जैसे परिपक्व समाज में ये कोई भी तिलचट्टा कॉकरोच कभी पनप नहीं पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जो भी आपकी समस्या है उसको ठीक से हल करने का आप प्रयत्न करें। एक शब्द अंत में यह है कि यह भी सिद्ध करता है कि भारत में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। विपक्ष में यह दम ही नहीं रहा कि वो कहीं जाकर के 10-20 लोग इकट्ठा हो जाएं, अब कोई मांग करें या कोई धरना प्रदर्शन करें। इसलिए कॉकरोच का निर्माण हो रहा है। ये उनके लिए भी सबसे अधिक दुखद बात है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।